एजुकेटिंग प्रेजेंटिंग हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे यह विधि शोध में किस प्रकार मदद करती है। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, इस विधि के क्या उद्देश्य होते हैं इसके संक्षेप में जान लेते हैं। इस विधि का उद्देश्य भूत के आधार पर वर्तमान को समझना एवं भविष्य के लिए सतर्क होना है। क्या होता है, जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो हम यदि भूतकाल में किसी गलती को कर चुके होते हैं और वर्तमान में यदि वह गलती रिपीट होने की संभावना हो तो हम उससे उस भविष्य के लिए सतर्क हो जाते हैं। उसी प्रकार शोध में भी इस विधि का यूज किया जाता है। दूसरा, अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए संबंध स्थापित कर वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को शांत करना है। तीसरा उद्देश्य है अतीत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान घटनाक्रमों का अध्ययन कर भविष्य में इनकी सार्थकता को ज्ञात करना। आगे बात करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के कौन कौन से पद होते हैं। सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं। कोई भी हमारी शोध समस्या हो सकती है। दूसरा, परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। तीसरा, साहित्य का पुनरावलोकन किया जाता है। चौथा है सूचना का संकलन और पांचवा है सूचनाओं का मूल्यांकन और छठवां अनुसंधान प्रतिवेदन तथा व्याख्या की जाती है। अंत में आगे जानेंगे ऐतिहासिक साक्ष्यों के स्रोत। हम ऐतिहासिक साक्ष्यों के स्रोत कहाँ से संकलित करेंगे। ये मुख्यतः दो श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला होता है प्राथमिक स्रोत और दूसरा होता है गौण स्रोत। प्राथमिक स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। प्राथमिक स्रोत के बारे में जान लें। जब कोई अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर अध्ययन इकाइयों से स्वयं या अपने सहयोगी अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा संपर्क करके तथ्यों का संकलन करता है तो वह तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कहलाता है। इसमें क्या होता है, मौलिक अभिलेख जो किसी घटना या तथ्य के प्रथम साक्षी होते हैं प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। इसके पहले प्रकार में और अच्छे से स्पष्टता आएगी। जैसे कि हम पहला प्रकार लेते हैं अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत। इस वर्ग में उन अवशेषों और निशानों का समावेश होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से उस घटना से जुड़ी होती है, जैसे कि जीवाश्म, अस्त्र शस्त्र, आभूषण, पोशाक, बर्तन, भवन, सिक्के, मूर्तियां, भाषा, शिलालेख आदि। ये स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो कि खुद बोल के तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम उनकी उपस्थिति को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किस समय या किस काल की यह वस्तु रही होंगी, उस समय इनका कैसा उपयोग किया जाता रहा होगा। तो यह सारी चीजें हमें अप्रत्यक्ष रूप से उस समय की जानकारी को देते हैं। उसी प्रकार दूसरा है प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत। क्या कहलाते हैं, इस वर्ग में उन्हें शामिल कर सकते हैं जिनका अतीत की घटनाओं से प्रत्यक्ष संपर्क या संबंध रहा होता है। परिणाम स्वरूप उनके द्वारा उन घटनाओं का जीवंत वर्णन भली भांति प्राप्त हो सकता है, जैसे कि आत्मकथाएं, व्यक्तिगत डायरी, संविधान, राजलेख, समाचार पत्र, मानचित्र आदि। क्या होता है इसमें, हमें मान लीजिए कि आज के 100 वर्ष पूर्व किसी घटना पे हम रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई स्रोत उपलब्ध ना होने पर हम क्या करते हैं, उस समय में जो तत्काल परिस्थिति में कोई व्यक्ति ने या किसी महापुरुष ने अपनी व्यक्तिगत डायरी लिखी हो या उनकी आत्मकथाओं को जिसने देखा हो और उन पर आत्मकथा लिखी हो, तो हम उन स्रोतों का उपयोग हमारे शोध कार्य में करते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत भी शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे जानते हैं गौण स्रोत क्या कहलाते हैं। जब साक्ष्यों के प्रमुख स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं तब कुछ ऐतिहासिक अनुसंधान अध्ययनों को आरंभ करने एवं विधिवत ढंग से कार्य करने के लिए इन साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। इस स्रोत के बारे में हम आगे जानेंगे और डिटेल में। चलिए अभी आगे बढ़ जाते हैं। पहला है सूचनाओं का मूल्यांकन। सूचनाओं का मूल्यांकन कैसे होगा, एक पहला होगा बाह्य रूप में और दूसरा होगा आंतरिक रूप में। आगे देखते हैं समस्या। हमने उदाहरण स्वरूप एक समस्या ली है जो मेरे द्वारा ही निर्मित की गई है। हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि इसका किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि एक समस्या है,
भारतीय शिक्षा से पूर्व पाश्चात्य शिक्षा के उत्थान के कारणों का तुलनात्मक अध्ययन। आगे देखते हैं हमने क्या क्या हाइपोथेसिस बनाई है इसमें। पहली हाइपोथेसिस है पाश्चात्य देशों में औद्योगिकरण भारत से पूर्व हुआ और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी और उनका रुझान शिक्षा के प्रति बढ़ने लगा। दूसरी परिकल्पना क्या बनाई हमने कि उस समय प्रिंट मशीन का आविष्कार ने पाश्चात्य देशों के लोगों के मध्य सूचना और ज्ञान के प्रचार प्रसार में गति व स्पष्टता लाई, जिसका अभाव भारत में था। तीसरा, भारत में बार बार सत्ता परिवर्तित होते रही, साथ ही उपनिवेशवाद का शिकार होने के कारण शिक्षा व्यवस्था में बार बार परिवर्तन होता रहा और शिक्षा में आधुनिकता नहीं आ सकी। चौथी परिकल्पना हमने क्या बनाई कि पाश्चात्य देशों में शासकों की निरंकुशता व पूंजीवाद के शोषण के फलस्वरूप जनता में साम्यवादी विचारधारा का जन्म हुआ और जन जागृति हुई तथा शिक्षाविद, दार्शनिकों व समाजवादियों आदि की शिक्षा से लोग प्रभावित हुए और शिक्षा के महत्व को उन्होंने जाना। पांचवी क्या हाइपोथेसिस बनी हमारी, यूरोप में लगभग 1650 से 1780 ईस्वी तक की अवधि को प्रबोधन युग या ज्ञानोदय युग कहा जाता है, जबकि इसी अवधि में भारत की मुगल सत्ता कमजोर होती जा रही थी और सत्ता का स्थानांतरण होने के संकेत मिल रहे थे। फलस्वरूप भारतीय शिक्षा में परिवर्तन प्रासंगिक था और यही परिवर्तन भारतीय शिक्षा के लिए अवरोधक बना। अब आगे देखते हैं साहित्य का पुनरावलोकन कैसे किया जाता है। हम साहित्य के पुनरावलोकन में पुराने शोधों का अध्ययन करते हैं कि उन्होंने इससे पूर्व इस पर्टिकुलर क्षेत्र में किस तरह से वर्क किया। हम उनके शोध कार्यों को देख करके अपने आगे के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। हम उन पुराने शोध कार्यों में किन बातों का मुख्य ध्यान रखते हैं। पहला तो उन्होंने कौन कौन से वेरिएबल्स लिए, चर, और वो किस सन में प्रकाशित हुई, उस पुराने शोध के कौन कौन से उद्देश्य रहे और उन्होंने अपने शोध कार्य में किस विधि का प्रयोग किया। क्या परिवर्तन आए, ये हमारे शोध प्रश्न थे। इसके बाद अगला था ब्रिटिश सत्ता का भारतीय शिक्षा पर धनात्मक व ऋणात्मक प्रभाव को जानना।
अब हमने सूचनाओं का संकलन कहाँ से किया? ऐतिहासिक साक्ष्यों के स्रोत के रूप में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यह प्राथमिक स्रोत, दो प्रकार के, अप्रत्यक्ष स्रोत और प्रत्यक्ष स्रोत। अब गौण स्रोत के बारे में आपको बताने वाले थे। क्या होता है गौण स्रोत में? घटनाक्रमों को देखने वाले लेखकों के बारे में लिखे स्रोतों के आधार पर सूचना का संकलन किया जाएगा। इस स्रोत में क्या होता है? जैसे मान लीजिए रामचरितमानस की रचना की तुलसीदास जी ने। अब तुलसीदास जी पर मान लीजिए किसी रचनाकार ने एक किताब लिखी, तो जो उसने किताब जो लिखी, और तो हम उस किताब को पढ़ के किसके बारे में जान रहे हैं? हम जान रहे हैं तुलसीदास जी के बारे में। और तुलसीदास जी के बारे में जब हम जानेंगे तो हमें यह भी जानने को मिलेगा कि उन्होंने रामचरितमानस नामक एक किताब लिखी है। इस आधार पर वो तीसरी कड़ी हमसे क्या हो रही है? जुड़ रही है। इसीलिए गौण स्रोत में हम ऐसे स्रोतों को सम्मिलित करते हैं। आगे देखते हैं। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। हमें जो भी आंकड़े प्राप्त होंगे कि उस वक्त क्या स्थिति रही होगी, कौन कौन से उन्होंने कंपोनेंट्स या घटकों का यूज किया होगा और हमारे वेरिएबल से मैच खाते हैं कि नहीं, यह जानने के बाद हम उपयुक्त विधि से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। और इस प्रकार इसके अतिरिक्त अनुसंधानकर्ता के रूप में ऐतिहासिक साक्ष्यों की आलोचना भी की जाएगी। अब यह भी जानना जरूरी है ना कि हमने जो साक्ष्य लिए हैं वह सही है कि नहीं, कितनी उसमें वैधता है और वे हमारे शोध से संबंधित है कि नहीं, यह जाना जाएगा। तो सबसे पहले हम बाह्य आलोचना करेंगे कि प्राप्त साक्ष्य जैसे कि किताब, ग्रंथ आदि की वास्तविक प्रति है या नहीं, और यदि है तो कहाँ पर है। दूसरा, आंतरिक आलोचना करेंगे, शोध से संबंधित सामग्री के अंदर लिखे साक्ष्य वास्तविक हैं या नहीं आदि की जांच की जाएगी। इस तरह से फिर निष्कर्ष तथा शोध लेखन कार्य होगा और हमारी रिसर्च तैयार हो जाएगी। अतः इस प्रकार ऐतिहासिक विधि के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाएगा। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।